हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जब भी हम संगीत के क्षेत्र में कोई एक नाम याद करते हैं तो शायद वह नाम लता मंगेशकर का होता है। या ठीक इसी प्रकार से जब भी हम भाषण के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वह नाम स्वामी विवेकानंद का होता है। और ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे ही नाम हमारे दिमाग के अंदर घर कर चुके हैं, जिनका कि हम समय समय पर उनको याद करते हैं और उनसे हम प्रेरित भी हो जाते हैं। अब ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये नाम, ये आदर्श हमारे अंदर कैसे घर कर जाते हैं। इसको करीब से जानने के बाद ये बहुत स्पष्ट हो जाता है तमाम अध्ययनों के द्वारा कि उनके अंदर विशिष्ट कौशल के कारण ही उनकी छवि हमारे दिमाग में बड़ी बन जाती है और जिससे हमारे अंदर फर्क पड़ता है। आइए अब ये टॉपिक और भी रुचिकर बनने वाला है, क्योंकि ये विशिष्ट कौशल पर आधारित है। तो अब हम विशिष्ट कौशल क्या है, इसको हम अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं और इसका हम अपने जीवन में कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इस पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विशिष्ट कौशल क्या है? विशिष्ट कौशल हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी या गुण होता है जिसके कारण हम दूसरे व्यक्तियों को कम्युनिकेशन या संचार के द्वारा, बातचीत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उन तक अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं और इसके कारण उनका व्यवहार या उनके भाव में परिवर्तन आ जाता है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को और करीब से समझें, अपने उद्देश्यों को समझें और फिर हम अपने ऊपर काम करें। इस प्रकार से जो विशिष्ट कौशल है उसका एक नाम है दूसरा, जिसको कि हम आत्म कौशल या पर्सनल कौशल का नाम भी देते हैं। इसका एक और नाम है जिसको कि हम पारस्परिक कौशल या म्यूचुअल सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं। मैं सॉफ्ट स्किल्स को किस प्रकार से हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं 7 बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला बिंदु है आत्म स्वीकार्यता, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास जो भी आदतें अच्छी या खराब हैं, उनको वैसे ही सबसे पहले हम स्वीकार कर लें। दूसरा है हमारा वर्क फ्रेम। वर्क फ्रेम का मतलब होता है हम जिस कार्यस्थल में काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं, उसका स्थान, उसका समय और उस जगह पर हमारे अंदर उस कार्य को उनके बीच में करने का अनुभव या हमारे अंदर योग्यता, उसको निभाने के लिए हमारे अंदर कौशल या कुछ खास चीज़ें, टेक्निक्स, और उसके बाद है हमारा उस कार्य क्षेत्र में लक्ष्य क्या है। ये जब हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो अब हमारे अंदर
एक अच्छी सी कंडीशनिंग हो जाती है। और जब कंडीशनिंग शुरू हो जाती है तो अब हमारा जो मस्तिष्क का काम करने का जो भाव है वह नज़दीक आ जाता है, टाइम से बाउंडेड हो जाता है, इससे स्पेस से भी बाउंडेड हो जाता है। और न्यूरोसाइंस के अनुसार अब हमारा जो माइंड है वो एक लिमिट के अंदर अपना कार्य करना शुरू कर लेता है। यानी कि यहाँ पर ये बात बहुत ही समझने लायक है, जब हम अपने माइंड के अंदर इस प्रकार की कंडीशनिंग करते हैं तो अब हमें स्पेस और टाइम से जुड़ करके दोनों को ध्यान में रख करके हम उसमें कार्य करने के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु है प्रभावी रूप से हम चीज़ों को देखें, सुनें और समझें। जब हम जो भी काम हमारे पास है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, जो भी टास्क हमें दिया जा रहा है, जो भी सिचुएशंस हैं, जब हम उनको बहुत करीब से देखने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उनका प्रभाव अब और अच्छे से हमारे मन के अंदर आ जाता है। इसके बाद है चौथा बिंदु, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है, तो ये पिक्चर हमारे अंदर बहुत साफ सुथरी छप जाती है और उसी के अनुसार अब हमारी क्षमताएं उस पिक्चर के अनुकूल हमें काम करने के लिए तैयार कर देती है। यहाँ पर ये बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब हमारा लक्ष्य ठीक से निर्धारित हो जाता है तो प्लेसेबो इफेक्ट से क्षमताएं भी उसी के अनुसार उसको निभाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद पांचवा बिंदु है, हम ट्रेनिंग और सेमिनार्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुझाए गए तमाम जो सॉफ्ट स्किल्स पर आधारित टेक्निक्स होंगे उनको हम बार बार लर्न करें, पार्टिसिपेट करें, उनको समझें, उन पे काम करें। छठवां बिंदु है, हम बार बार जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य को लोगों के सामने प्रेजेंट करें, बेहतर रूप में बनाकर उसको प्रेजेंट करें, अपडेट होकर उसको अल्टीमेट तैयार करके उसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो क्वालिटी भी बढ़ जाती है। उसके साथ ही साथ जब हमारा ये प्रेजेंटेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमें फीडबैक भी लेना है। फीडबैक से हमारे अंदर कहाँ पर सुधार के चांसेस हैं, क्या इसमें नेक्स्ट जब परफॉर्मेंस होगी उसमें क्या इसमें बेटर करने के लिए क्या इसमें चीज़ें रखी जाएंगी, इससे हम और मजबूत होते हैं। और सातवां बिंदु है कि हम इन तमाम चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में जोड़ें। प्रतिदिन इस कार्य को करना है, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, दोनों में हर दिन इन प्रैक्टिसेस को अपडेट होकर अपने आप को इम्प्रूव करते हुए बेहतर बना करके ये पूरा का पूरा काम लगातार करते रहना है। और इस प्रकार से जब हम
इन 7 चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो ये अब हमारे चेतन मन के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर इनकी एक पिक्चर बनती है जो कि वाइट होती है, जो कि अच्छी होती है, वो हमें एहसास होने लगती है। ये हमारे लिए एक ज्योति का या पिक्चराइज करने का काम करता है हमारे चेतन मन के अंदर। अब इन तमाम को समेटते हुए एक कदम, छोटा सा कदम अब हम मन के विज्ञान की तरफ रखने के लिए तैयार हो जाएं। इन तमाम चीज़ों को मन के विज्ञान की दुनिया में जब हम समझने की कोशिश करेंगे एक कदम रख करके, तो मन के विज्ञान के द्वारा, मन के प्रोग्रामिंग के द्वारा ये जो 7 कलर्स हमें एक पिक्चर में दिखाई दिए इन 7 के कारण, अब उसमें हम आगे कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे। मन के विज्ञान के द्वारा हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को कैसे अपने अंदर प्रयोगात्मक रूप से उसका एक्सपीरियंस करते हुए अपने शरीर के अंदर उसको आजमा करके प्रयोगात्मक रूप करके हम अपने व्यवहार तक उसको पहुंचाएंगे, इस पर बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मन के विज्ञान के विषय में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारे मन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं। इन्हीं में से आज मैं एक टेक्निक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एंकरिंग टेक्निक, और ये मन के विज्ञान में खास टेक्निक्स में से मानी जाती है। इसके अंतर्गत जब भी हम किसी बहुत बड़े प्रभावशाली या जो लोग हमारे रोल मॉडल हैं उनके व्यवहार से प्रभावित होकर के हम उनके व्यवहार को अपने कामों के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उनको उदाहरण ले करके उतारते हैं, तो यहाँ पर हम एक खास टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसको कि मन के साइंस के अंतर्गत एंकरिंग टेक्निक कहा जाता है। ये एंकरिंग टेक्निक किसी इशारे से, किसी ध्वनि से, किसी शब्द से या किसी टच करने से हमारे अंदर वो स्पेसिफिक लक्षण, वो क्वालिटी जागृत हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति एक सिंगर है और वो गाना गा रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति गाना गाता है उसके अंदर जो प्रभाव है, विशिष्टता है, वो हमारे अंदर कैसे आ जाती है, थोड़ा सा इसको ध्यान से जानने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही वो व्यक्ति गाना गाता है, हम कितने भी बिजी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कैसा भी हम मानसिक स्थिति हो, पर उस समय हम जैसे ही वो गाना सुनते हैं, हमारे हाथ पांव और हमारे मुंह से भी वो स्वर निकलने लगता है और हमारे हाथ पांव भी थिरकने लगते हैं। हम भी उसके उस गाने में सम्मिलित हो जाते हैं। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर हम 2-3 बार इस कार्य को कर देते हैं तो वो व्यक्ति अब हमारे दिमाग में छप जाता है। यानी कि जब वो व्यक्ति हमारे सामने ऐसे आएगा तो स्वतः ही हमारे हाथ पांव या हमारे मुंह चलने का काम करेगा। इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब भी हमारे हाथ पांव और मुंह अब कुछ समय के बाद एक साथ शुरू वैसे ही होंगे जैसे उस स्थिति में होंगे जब हम क्लाइमेक्स पर उस गाने के साथ जुड़ गए थे, तो हम देखेंगे इसके कारण हमारे दिमाग के अंदर
उस व्यक्ति की बड़ी पिक्चर बन जाती है। कहने का आशय यह है कि हम यहाँ पर इतने हाथ पांव चलाकर, मुंह चला करके, गाने से जब वो भाव हमारे अंदर आता है तो हम उस व्यक्ति के उस विशिष्ट गुण से जुड़ जाते हैं। आपने कई बार ऐसा किया होगा कि जब कोई कठिन सवाल आता है, कठिन परिस्थिति आती है, तो आपने भी ऐसा ही किया होगा कि एक सरल सी चीज कोई ली होगी और वहां पर उसके आधार पे आपने उस बड़े काम को कर लिया होगा। हम इसको थोड़ा सा और जनरल करके देखने की कोशिश करते हैं। व्यावहारिक जीवन में हम प्रायः क्या करते हैं, जब कभी भी हमें कोई समस्या आती है तो हम सीधे सीधे अपने माता पिता, भगवान, अपने देवी देवताओं या तमाम जो हमारे आदर्श होते हैं उनका नाम लेते हैं। और उनको जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारे अंदर उनका वो कैरेक्टरिस्टिक, वो लक्षण, वो विशेषता हमारे अंदर आ जाती है और अब हमें उस कार्य को करने में सुविधा होने लगती है। यही है एंकरिंग टेक्निक, जो कि माइंड साइंस के अंदर बहुत ही उपयोगी है। अब मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये एंकरिंग टेक्निक को हम अपने सॉफ्ट स्किल से जोड़ सकेंगे। इससे हम जिस किसी को भी आदर्श मानते हैं उसके कुछ गुणों को, खास खास गुणों को हम अपने अंदर उतार सकते हैं, ऐसे करके कि हम उसको याद करें। जो पहले बताया गया उस एंकरिंग टेक्निक का यूज करेंगे और जब हम उसका यूज करेंगे तो हमारा भाव और हमारा व्यवहार बदल जाता है। कहने का मतलब अब हमारे अंदर एक नई केमिस्ट्री पैदा हो जाती है, केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, रस पैदा हो जाता है और ये रस ही तो रसायन है। और जब ये रस पैदा हो जाता है तो ये अब हमारे पूरे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट्स में ये केमिकल्स के रूप में जनरेट होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमें लगता है कि हम किसी बारिश के बाद किसी जगह पे चले गए हैं जहां पर कि हमें धूप मिल रही है, या जब हम धूप में हों और गर्मी हो रही हो तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी बारिश आती है तो हम जानते हैं हमें आनंद की अनुभूति हो। ठीक वैसे ही जब हम इससे गुजर जाते हैं तो हमारे अंदर एक वेटनेस आ जाती है, नम हो जाता हमारा शरीर, वो बूंदों जैसा, बारिश की बूंदों जैसा। और आप देखिए जब हमारा शरीर ऐसा हो जाता है और वो 7 रंग सफेद प्रकाश की किरणें जब इन बूंदों में आ जाती हैं, यानी कि दोनों का समावेश हो जाता है, तो हम जानते हैं अब इंद्रधनुष की रचना हो जाती है। वही इंद्रधनुष अब हमारे अंदर हमारे विशिष्ट कौशल के रूप में हमें प्रतीत होता है और ये हमारे व्यवहार में भी उतर जाता है। इस प्रकार से माइंड साइंस के अंतर्गत इन टेक्निक्स का यूज करते हुए हम किसी भी प्रकार के विशिष्ट कौशल का हम उपयोग कर सकते हैं और जब बार बार इसको करते हैं तो ये हमारे अंदर जम जाता है। अतः आज हम इन तमाम चीज़ों को, विशिष्ट कौशल को ध्यान में रखते हुए आज से ही, अभी से ही इस पे कार्य करना शुरू कर लें। और जब हम अपने दैनिक जीवन में इस पे लगातार काम करते रहेंगे तो एक दिन हमारी जो तमाम क्षमताएं हैं एक्सेस हो करके हमारे लिए एक विशिष्ट कौशल की धार बन करके हम अपने जीवन में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।